बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 के एमसीक्यूज देखेंगे इंपॉर्टेंट, और स्कीम के मुताबिक इस यूनिट के अंदर इसमें से आएंगे आपके पास 2 एमसीक्यूज। तो आप लोगों ने ये बड़ी ध्यान से चैप्टर करना है। डेफिनेटली ये पहले में से, चौथे में से, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स और सेवन, ये जो 4 चैप्टर हैं इनमें से दो दो एमसीक्यूज आना है। तो आपके 8 एमसीक्यूज यहाँ से ये अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। The word matrix was first used by the English mathematicians। ये तो फिर आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, जेम्स सिल्वेस्टर। अब इसमें क्या कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो द थ्योरी डैश डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस एंड यूज देम इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आर्थर केले ने काम किया था, ठीक है। सेकंड वाला आपके पास इसका ऑप्शन है ए। डिटरमिनेंट्स आर इन्वेंटेड बाय मैथमेटिशियंस। मैट्रिक्स और है और डिटरमिनेंट्स और चीज है, बेसिकली है उन्हीं का डिटरमिनेंट होता है, लेकिन हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले सकते हैं। और ये सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था स्टूडेंट्स हमारे पास? ये इन्वेंट किया था 2 साइंटिस्ट ने, ठीक है, सीकीकोवा एंड लेबनीज। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी हमारे पास। अब ये आपका बेसिक आ गया। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के एक नंबर्स की तरतीब ऐसे और इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ए कहलाता है हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। फिफ्थ देखिए स्टूडेंट्स, इफ ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एंट्रीज A11, A22, A33, AN, ये क्या बनाती हैं? अच्छा ये देखें स्टूडेंट्स, ये ना A11 से क्या मुराद है, A22 से क्या मुराद है? अगर ये एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास A11, A12, A13 सो ऑन, ठीक है, A21, A22, A23 सो ऑन, A31, A32, A33 सो ऑन, ठीक है। तो ये जो एंट्रीज हैं A11, A12, A13, इसी तरह ये चलता रहेगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाती हैं? तो ये हमारे पास डायगोनल होता है, तो इसको हम मेन डायगोनल भी कहते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? ठीक होगा, बोथ ए एंड बी। अब आपको ये A11 की अगर समझ नहीं है तो ये आपको समझना चाहिए कि A11 से मुराद पहली रो, पहला कॉलम, पहली रो, दूसरा कॉलम, ये रोज होती हैं और ये क्या होते हैं? कॉलम। पहली रो, तीसरा कॉलम। तो ये पहली रो, पहला कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, तीसरी रो, तीसरा कॉलम, ये हमारे पास डायगोनल बनता है। इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं और मेन डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 देखते हैं हमारे पास। 6 है जी, इफ ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है लेकिन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि ये आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कहता है ए आई जे 0 होंगी सारी की सारी एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज? जिनमें आई और जे की तादाद बराबर नहीं होगी। जैसे ये मैंने बात की ना अभी, इसमें आई और जे बराबर नहीं है, इसमें आई और जे बराबर नहीं है, इसमें आई और जे बराबर नहीं है, इसमें 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 इसमें, तो इन सब में आई और जे बराबर है। तो जिनमें आई और जे बराबर नहीं है वो सारी एंट्रीज 0 हैं। वो सारी एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं, यानी कि ये दरमियान वाली को छोड़ के 0, ये लेट्स सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 0 0 0 0 0। तो जिसमें ये ऐसी एंट्री है, ये है A11 रो और कॉलम की तादाद बराबर, A22 रो और कॉलम की तादाद बराबर, A33 रो और कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है। तो इनके अलावा उसने कहा बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं। ये देखें ए आई जे 0 है फॉर ऑल जिसमें आई और जे रो और कॉलम का नंबर बराबर नहीं है, एंड एटलीस्ट 1 ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0, और एक आई जे जो 0 नहीं है, ठीक है, जिसमें आई बराबर है जे, इसमें से कोई एक एंट्री, कम से कम कोई एक एंट्री 0 के इक्वल नहीं, कोई एक एंट्री नॉन 0 हो। लेट्स सपोज ये 2 0 भी हैं लेकिन ये नॉन 0 है। तो इस तरह का मैटर हमारे पास, ये क्योंकि डायगोनल वाला कॉलम है, डायगोनल कहलाती हैं, तो इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये सब एक जैसी होती तो ये स्केलर कहलाता। ये क्या कहलाता? स्केलर। और अगर यहाँ पे तीनों में 1 1 होता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता। याद रखें, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल भी है क्योंकि यहाँ पे नॉन 0 एंट्रीज हैं, स्केलर भी है क्योंकि ये सब एक जैसी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7th इसी तरह का होगा। इफ ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, वही स्टेटमेंट, ए आई जे 0 हैं वो तमाम एंट्रीज जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है,
और ए आई जे इज इक्वल टू के फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, मतलब इन सब में ये जिसमें ए आई जे किसके बराबर है, के ए आई जे का मतलब, और उसने कहा आई बराबर है जे, जिसमें रो और कॉलम बराबर है। तो यहाँ पे रो और कॉलम बराबर होते हैं, यहाँ पे रो और कॉलम बराबर होते हैं, यहाँ पे रो और कॉलम बराबर होती हैं, और उसके अलावा उसने पहले बताया कि बाकी सारे जीरो हैं। तो इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 7 का ऑप्शन हमारे पास होगा बी। 8th, if aij is a matrix of order m cross n, number of entries in each row of a is equal to, ये चीज समझने वाली है कि एक aij एक मैट्रिक्स है जिसका m मल्टीप्लाई बाय n ऑर्डर है, तो रो में कितनी एंट्रीज होंगी, याद रखें रो में एंट्रीज उतनी होंगी जितनी कॉलम की तादाद है, और कॉलम में एंट्रीज कितनी होंगी जितनी रो की तादाद होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 रो, और इस देखें इसमें 2 रोज हैं और ये 3 कॉलम है, तो रो में एंट्रीज कितनी है, ये है 2/3, ये रो होती है और ये क्या होता है कॉलम। रो में कितनी एंट्रीज है स्टूडेंट्स, जितने कॉलम है, कितने कॉलम है 3, और कॉलम में कितनी एंट्रीज है, ये कॉलम है ना, इसमें कितनी एंट्रीज है 1 और 2, जितनी रो की तादाद होती है। तो कॉलम में एंट्रीज रो के बराबर होती है और रो में एंट्रीज कॉलम की तादाद के बराबर होती है। ठीक है, तो पहले इसने रो में एंट्रीज पूछी तो हम कॉलम की तादाद बताएंगे 4, सेकंड में 11th में, ठीक है सॉरी ये हमारे पास 8th है, इफ ए आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच रो, रो में कितनी तादाद होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जो कॉलम की तादाद है n, और इसमें नेक्स्ट में उसने कॉलम में पूछी, सेम क्वेश्चन है m क्रॉस n, तो कॉलम में कितनी तादाद होती है जितनी रो की तादाद होती है, तो ये हमारे पास m होगा। ठीक है, तो 10th देखें, इफ ए आई जे इज मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4, नंबर ऑफ एंट्रीज इन रो, रो में कितनी तादाद होगी, मैंने आपको बताया जो कॉलम की तादाद होगी 4, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट, इफ ए आई जे इज मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4, सेम मैट्रिक्स, एंट्रीज इन ईच कॉलम, कॉलम में पहले वाली यानी कि जो रो की तादाद होगी वो एंट्रीज हमारे पास होती हैं। दोबारा से बेशक आप समझ लें, जैसे ये 2 रोज और 3 कॉलम है, तो कॉलम में एंट्रीज कितनी एंट्रीज है, कॉलम की एक ये कॉलम है, इसमें कितनी एंट्रीज हैं जितनी उसकी रोज हैं, तो 2 रोज हैं, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और रो एंट्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखें एक रो में, ये रो है, इसमें कितनी एंट्रीज है 1 2 3, किसके इक्वल है, जितने कॉलम उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 12th देखें, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस m इज कॉल्ड, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, ये ऐसे 1 आगे जो मर्जी हो 2 3 4 5 जो मर्जी है। ठीक है, ऑर्डर कुछ आगे m कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स भी कहलाता है और रो वेक्टर भी कहलाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n यानी कि नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 होने का मतलब 1 2 3 5 7 जो मर्जी है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है और कॉलम वेक्टर भी कहलाता है, तो इसका भी ऑप्शन बी एंड सी क्या होगा, करेक्ट होगा 30। ओके स्टूडेंट्स, 14 देखें, इफ ए आई जे इज ऑर्डर ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ ए, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। ये कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज में हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, 15, इफ a इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन a इंटू ए ट्रांस मस्ट बी, याद रखें कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लेट्स सपोज 4 मल्टीप्लाई बाय 3, हम इसका ट्रांसपोज, ये a है हमारे पास, क्या है a, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, एक हमने ट्रांसपोज लिया, तो अब जो रोज हैं वो कॉलम हो जाएंगे और जो कॉलम है वो क्या हो जाएंगे, रोज हो जाएंगे। और जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई होते हैं, जब उनके दरमियान वाले सेम हो और उनका जो आंसर का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पहले वाले की रोज और दूसरे वाले के कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमेशा से क्या होंगे स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। अगर एक मैट्रिक्स का अपने ही ट्रांसपोज के साथ हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा से एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। ओके, तो इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, फिर 16, इफ a इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, देन ट्रांसपोज ऑफ a, ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर होगा,
पहले जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रोज बन जाएंगे, तो m क्रॉस n इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। 16 का ऑप्शन होगा हमारे पास सी। ठीक है। 17 देखें, इफ ए बी होल ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होता है? आपको पता है प्रोडक्ट में जो बाद में होता है पहले उसका ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये बच्चों वाली बात आपके पास आपने 9th-10th के अंदर भी पढ़ी थी। ठीक है। 18th, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा पहले वाला मैट्रिक्स ही आ जाता है। देखें ना, आप एक बार उसकी रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, दूसरी बार उसके कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे तो दोबारा पहले वाला मैट्रिक्स ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज लें भी सही, देखें ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, करके देख लिया करें। अगर आपको ना समझ आ रही हो ना स्टूडेंट्स, तो पेपर में भी आप खुद से एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें और उसको सॉल्व करके देख लें। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, मैं इसका लेने लगा हूँ ट्रांसपोज। इस पहली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को मैंने दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को मैंने तीसरा कॉलम, तो ये अगेन सेम वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। ठीक है। तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट 20th, द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स की जो स्क्वायर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को सम करें वो मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। ठीक है। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन वगैरह के अंदर आपने कहीं पढ़ा होगा कि लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 1 4 3 2, हम सिर्फ इसको जमा करें तो ये इसका ट्रेस कहलाता है। 3 + 2 + 1 6 इसका क्या होगा, ट्रेस होगा। ओके स्टूडेंट्स। 21st, इफ a इज इक्वल्स टू 3 1 -1, ये जो भी है मैट्रिक्स पूरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ स्क्वायर, इसका ट्रेस पूछा। अभी हमने बात की ट्रेस क्या होता है, इसकी डायगोनल एंट्रीज का हमने सम करना है, तो 4 -3 + 3 0 हो जाएगा, तो 4 इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। 21 का ऑप्शन होगा आपके पास डी। ओके। लास्ट हमारा इस पेज का 22, द टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे आर सेम। दो मैट्रिक्स कब जमा हो सकते हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम हो। मैट्रिक्स की डिग्री तो कोई चीज हमने पढ़ी नहीं, मैट्रिक्स की वैल्यू भी हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा, हमें सिर्फ मैट्रिक्स के ऑर्डर से गर्ज होता है। साइज का हमें कोई नहीं, चाहे हम इतना स्क्वायर मैट्रिक्स ऐड करें चाहे हम बहुत बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स ऐड करें, लेकिन होने वो स्क्वायर चाहिए, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अगर एक 2x2 है, एक 2x2 है तो वो ऐड होगा, दूसरा भी कब, जब 2x2 होगा। देखें ये इसकी एग्जांपल देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 है लेट्स सपोज, और यहाँ 4 है। अगर इसमें इस तरह का मैट्रिक्स है 1 2 1 3 2 1, ये ऐड हो सकते हैं, नो। इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 3x2, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये इसमें जमा, ये इसमें जमा, ये इसमें जमा, ये इसमें जमा, और ये वाला इसमें, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे बेचारे, इनके साथ कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके। 23rd स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ये दोनों का ऑर्डर है m क्रॉस n, देन a प्लस b। हमने बात की कि अगर मैट्रिक्स ऐड होते हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो इनका ऑर्डर सेम है, और याद रखें ऐड करने से ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज ये हम एक 2x2 के मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, इसमें मैं ये 0 0 0 ये ऐड कर देता हूँ, कोई 1 चलें कर दें, तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 और 5, तो ये भी 2x2, ये भी 2x2, ये भी 2x2, तो जो आंसर है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, वो क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 24, इफ a इज इक्वल टू a i j, और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, b इसी तरह मैट्रिक्स है b i j, ये इसकी एंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है b i j। ठीक है। m क्रॉस n, फिर a प्लस b जो कि c i j के इक्वल होगा, इसकी एंट्रीज का नाम हमने c i j रखा, तो वो कहता है ये जो c i j है ये किसके इक्वल होगा। अब ये जरा समझे मेरी बात को। लेट्स सपोज यहाँ a11 है, यहाँ a12 a13 a21 a22, ठीक है। प्लस अब बी आई जे का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, सॉरी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब इसका जवाब जो आ रहा है ये आमने सामने ऐड होंगी, a11 और b11 ऐड होंगी, ठीक है। a12 और b12 ऐड होंगी, a12 और b12 ऐड होंगी, a21 और b21 ऐड होंगी ये वाली, और a22 और b22 आपस के अंदर ऐड होंगी। अब उसने यही इसी को नाम सी आई जे यानी कि C11 C12 ये C21 ये C22 है। तो ये जो सी आई जे है बेसिकली ये किसके इक्वल है, जब सी आई जे है तो ये ए आई जे प्लस बी आई जे के इक्वल है, ए आई जे प्लस बी आई जे के इक्वल
होगा सी आई जे, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ इसने जो ऑप्शन दिया उसमें ए आई जे माइनस बी आई जे, हम सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं रहे, ए आई जे प्लस बी आई जे, यस ये करेक्ट है, मल्टीप्लाई भी ये नहीं हो रही, ये दोनों माइनस की भी नहीं हो रही, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ सी एंड डी आर टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी, देन सी प्लस डी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर कुछ और है, इसका ऑर्डर कुछ और है, ठीक है, ये लेट्स सपोज 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है, कहते हैं अगर हम सी और डी को जमा करें तो कैसा मैट्रिक्स आएगा, ना ये पी क्रॉस क्यू आएगा क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये ऐड हो ही नहीं सकते, तो नन ऑफ दीज इसका क्या होगा, ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐड ही नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट्स। 26 two matrix A and B are conformable for subtraction if they are same. Addition basically subtraction खुद कुछ भी नहीं होता, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर 4 माइनस 3 है इसका मतलब है 4 में ऐड हो रहा है -3, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन इटसेल्फ इज नथिंग, इट्स ओनली द एडिशन ऑफ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का ऐड होना, लेकिन इसके लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। If A and B are of order m cross n, then A minus B will be a matrix of order same, जो इन दोनों का ऑर्डर होगा हमने वही देखा, एडिशन में जैसे ऑर्डर चेंज होता है, इसमें सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर चेंज, ये भी m क्रॉस n ही होगा, ठीक है। 28 इफ a i j into m क्रॉस n और b एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, तो a माइनस b क्या होगा, जैसे वो मैंने अभी आपको एग्जांपल एक समझाई थी यहाँ पे कि जैसे ये सी आई जे है, ए आई जे प्लस बी आई जे, तो सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारे क्या होंगे, माइनस होंगे, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, सी आई जे कैसे, ए आई जे में से बी आई जे, मतलब अगर ए 1 है उसमें से मैंने क्या माइनस करना, बी 1, अगर ए 2 है उसमें से मैंने क्या माइनस करना, बी 2, ठीक है, इसमें से इसको, तो ये माइनस वाले में बस इनके दरम्यान में माइनस होगा और प्लस वाले में इनके दरम्यान में क्या होगा, प्लस होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 29 इफ सी एंड डी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी रिस्पेक्टिवली दैट सी माइनस डी, तो ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज, ऑर्डर सेम होना चाहिए ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। 30 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के, अगर हम मैट्रिक्स को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के से मल्टीप्लाई करें इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रियल कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है, स्केलर कहलाता है या वेक्टर कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन का क्या नाम है, रियल मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स, बेसिकली रियल और कॉम्प्लेक्स तो दोनों है, तो ये बेसिकली एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है कि मैट्रिक्स को हम एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वेक्टर से हम उसको नहीं कर सकते। 31 if a matrix is multiplied by a real or complex number k, then k into a is obtained by multiplying, मैट्रिक्स में जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, हर रो और हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला ऑप्शन है ईच एंट्री ऑफ अ रो, एक रो के साथ, ईच एंट्री ऑफ अ कॉलम, एक कॉलम की तमाम एंट्रीज के साथ, तो मैंने बताया ये कॉलम और रो दोनों की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होने से आता है। फिर वो कह रहा है ईच एंट्री, तो ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी, तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बल्कि अगर हम इन दोनों को सिर्फ कंसीडर करें तो इसमें सिर्फ ये रो की बात करें, इसमें सिर्फ ये कॉलम की, तो ये ऑल ऑफ दीज की बजाय इसकी मैट्रिक्स की तमाम एंट्री के साथ सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। 32 देखें फ्रेंड्स, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट, के दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकते हैं, कन्फर्मेबल का मतलब कि पॉसिबल है उनकी प्रोडक्ट, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इज डैश नंबर ऑफ रोज, इक्वल होने चाहिए, नहीं इक्वल होने चाहिए, कम होने चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो जरा ये चीज समझिएगा। लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का, तो ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम से, अगर उसका होगा 4 क्रॉस यहाँ पे जो भी हो 5, तो इसके कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, अगर ये थोड़ा सा भी फर्क हुआ तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। 33 if A is matrix of order m cross n and B is matrix of order n cross p, ठीक है, यानी कि इसकी रोज और इसके कॉलम सेम हो गए, ए बी विल बी द ऑर्डर, तो ए और बी याद रखें, अगर पहले की रोज और दूसरे का कॉलम सेम है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p, पहले की रोज और दूसरे का कॉलम, ठीक है। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दी थी, ये सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो इनका आंसर होगा ए बी जो भी है
वो होगा 3 क्रॉस 5, ठीक है। तो पहले की हम रो लेते हैं और दूसरे का कॉलम, तो यहाँ पे वो ये होगा m क्रॉस, यहाँ से सेकंड लेंगे p, तो m क्रॉस p हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कहता है इफ a इज इक्वल टू, ये 2 क्रॉस 2 एक मैट्रिक्स है, b है 2 क्रॉस 1, तो क्या ऐड हो सकते हैं? ऐड होने तो हमेशा ऑर्डर सेम, ये भी नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। ए बी और बी ए में देखते हैं। अगर ए बी पहले लिखें, एक का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, दूसरे का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, तो जी ये ए है ये बी है, ठीक है। तो इसकी कॉलम और इसकी रो सेम है, तो ए बी तो मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 क्रॉस 1 आंसर आएगा। अगर हम बी ए देखें तो बी है 2 क्रॉस 1 और ये है 2 क्रॉस 2, तो ये क्योंकि सेम नहीं है तो बी ए प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो बी है ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ए बी हमारे पास इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी था आपका 35th। इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर, कुछ भी सेम ऑर्डर, सॉरी उनका ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेटली ऑर्डर सेम होता है। फिर वो पूछता है कि देन ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा कब? अब ये देखें, हमने क्वेश्चन किया था a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी से, तो ये a प्लस बी का क्या बनेगा? होल का स्क्वायर, यानी कि दो बार मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई दो बार लिख के मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी, और बी क्या आता है? बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये सेम हों, वैसे तो ये आपस में मोस्टली सेम नहीं होते, तो अगर ये सेम है तभी आंसर हमारे पास ए स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर। अगर ए बी और बी ए बराबर होंगे तो तभी हमारे पास ये ऐड होके क्या आ जाएगा? 2ab आएगा। तो हमारे लिए शर्त क्या होगी कि ए बी और बी ए आपस में क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स? इक्वल होने चाहिए। मैट्रिक्स में ऐसा रेयर है, मतलब ये सिर्फ कह लें कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 36 विच इज जनरली नॉट ट्रू अबाउट ए बी सी आर मैट्रिक्स, इनके दरम्यान में कौन सी बात सच नहीं है? ऐड तो होते हैं, यहाँ पे भी एडिशन है, ये तरतीब से ए बी सी फिर ए बी सी, तो ये तरतीब भी ठीक है। तो ये जो है ना मोस्टली इनके बारे में ट्रू नहीं होती कि ए बी जो है ना वो बी ए के इक्वल नहीं होता। 37 स्टूडेंट्स विच वन इज जनरली नॉट ट्रू इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस, तो ये कम्यूटेटिव एडिशन भी, ये एसोसिएशन ओवर एडिशन ये भी हो जाती है, ये ए बी सी ये भी ए बी सी, तो a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ये ऐसी ही बात है जैसे 4 माइनस 3 और बाद में 3 माइनस 4, तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। 4.4 डिटरमिनेंट्स में से अब क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट हो गए, यानी कि इसके डिटरमिनेंट पार्ट्स, ओनली डैश मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स, सिर्फ उन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स होता है जो स्क्वायर होते हैं। कभी भी आप देख लेंगे, जैसे ये एक डिटरमिनेंट है तो स्क्वायर होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, तो उसका डिटरमिनेंट लिया जा सकता है। रेक्टेंगुलर कॉलम या रो, इसका डिटरमिनेंट हम नहीं ले सकते। 39 इफ a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21, फिर इसका माइनर a21 का माइनर क्या होगा? a21 का मतलब ये a21 है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो माइनर निकालने का तरीका था, अगर ये a21 का हमने माइनर निकालना है तो इसकी रो और इसके कॉलम को हमने क्या कर देना है? क्रॉस कर देना होता है। क्रॉस से मतलब इग्नोर, तो फिर इस वाली एंट्री को इधर वाली से मल्टीप्लाई, a12 a32 a13, मतलब ये चार एंट्रीज तरतीब से बचेंगी, a12 a13 a32 a33, a12 a13 a12 a13 a32 a33, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ये वाला होगा। जरा ये गौर से जरा नीट में देख लें, ये आपके पास अगर है a11 a2 a12 a13 पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब उसने तो यहाँ पूछा था इसका माइनर, मैं आपको कहता हूँ कि आप इसका माइनर बताएं। माइनर बताने का मतलब आपने इसकी रो छोड़ देनी है और इसका कॉलम छोड़ देना, और बाकी को आपने ऐसे मॉड में लिख लेना, a11 a21 ये वाले दो, और यहाँ से इसी तरतीब के साथ a13 और 23, ये आपके पास इसका क्या होगा? माइनर होगा। तो ये इसका माइनर ये वाला बनता है, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाया। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे इज डिफाइंड बाय, कोफैक्टर को लिखने का क्या तरीका होता है? -1 के ऊपर इसकी रो और कॉलम को ऐड करते हैं, i प्लस जे करते हैं, तो एक ये ऑप्शन में i प्लस जे है, इसमें i प्लस जे और इसमें i प्लस जे, और अंदर क्या होता है हमारे पास? उसका माइनर होता है, माइनर इंटू आई जे होता है। ए आई जे का माइनर भी नहीं होता हमारे पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे तो -1 की पावर आई माइनस जे है, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। माइनर जैसे हमने अभी a1 2 1 का माइनर निकाला, तो माइनर को हम m से लिखते हैं,
तो -1 के ऊपर ये रो और कॉलम को ऐड करते हैं, माइनर होता है उसी का i इंटू जे का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे a का मॉड है, यहाँ पे i माइनस जे आ गया ऊपर, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे एक बड़े वाला a को फैक्टर आ गया, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो माइनर होता है यहाँ पे। 41 सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो, एक रो के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट रो या कॉलम के विद द कोरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर, अगर हम उसको उसके कोरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आता है? ये स्टूडेंट्स हमेशा उसके मॉड के इक्वल आता है। इसकी एग्जांपल ये नीचे लिखी हुई है कि हर, ये अगर देखें ना, सेकंड पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो हर एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किसके साथ, उसके रो या कॉलम के साथ विद कोरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर। ये अगर एंट्री है तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर A12 है, फिर उसके नीचे A22 आता है तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर A22 है। ये अगर A32 है तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर A32 है। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये इस का क्या आएगा, हमारे पास मॉड आता है, जिसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं स्टूडेंट। 43rd में देखें, एक डिटरमिनेंट है, ये उसकी एंट्रीज हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये A12 है, ये A13 है, ये A22 है, ये A23 है, ठीक है स्टूडेंट्स। A22 A23 निकालेंगे तो उसके अंदर यही रिपीट हो जाएगा, तो इस वजह से ये सारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, डी। अगर कोरेस्पॉन्डिंग A12 है, यहाँ पे भी A12 होना चाहिए, A22 है तो यहाँ पे भी A22 होना चाहिए। अगर हमारे पास एलिमेंट्स और उसका को फैक्टर का ऑर्डर सेम हो, A12 ये A12 होना चाहिए, A22 तो ये भी A22, तब उसका मॉड के इक्वल आता है, अदरवाइज वो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। 44th, इफ ए मैट्रिक्स उसने दे दिया, उसने माइनर पूछा किसका, 1 2 का, सिर्फ माइनर, पहली रो छोड़ देनी है, 1 का मतलब पहली रो, 2 का मतलब दूसरा कॉलम छोड़ देना है, इसका माइनर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस का 4, माइनस फार्मूला का 4 1 4, तो ये आंसर आया माइनस का 8। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, सी, ठीक है। तो माइनर में हम बाहर -1 नहीं लेते, उसके ऊपर आई जे नहीं लिखते, वो को फैक्टर में लिखते हैं। सिर्फ माइनर पूछेगा तो आपने जो पहले वाला है वो रो छोड़ देनी है, दूसरे वाला जो दूसरे नंबर पे लिखा होगा वो वाला कॉलम छोड़ देना है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है स्टूडेंट्स, दरमियान में माइनस लेना। 45 फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए वो पूछता है ए का मॉड क्या उसके नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल होगा, नो। ए का मॉड इनवर्स के मॉड के नेगेटिव इक्वल नो, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि चाहे ए का मॉड लें चाहे इसके ट्रांसपोज का मॉड लें, डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 46, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जिन्होंने वो शॉर्ट क्वेश्चन किए उनको समझ आएगी कि 1 1 1, ये 2x2 6 3x और 3, ये आपस में वो कहता है कि x की क्या वैल्यू हो कि ये सॉरी 0 के इक्वल, तो फिर x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। देखिए डिटरमिनेंट 0 होता है अगर उसकी कोई सी दो रोज या कोई सी दो कॉलम्स क्या हो स्टूडेंट, सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 हो ना, ठीक है, और फिर इस रो में से 2 कॉमन ले लें, तो फिर ये 1 1 1 और नीचे भी 1 1 1, 6 और 3 2 6 3, ठीक है, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और अगर ऐसे भी देखें तो ये 1 2 6 बन रहा है, तो ये भी 1 2 6, ये भी 1 2 6, ठीक है। तो अगर ये 2 होगा तो 1 2 6 1 2 3 2 6, एक्स की वैल्यू अगर 2 हो तो दो कॉलम में एक जैसे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 47 में, जिसमें हमारी जो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों 0 है, ठीक है। तो वो कहते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने का तरीका, अगर ऊपर और लोअर एंट्री 0 है तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी, वो कह जाएगा बी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी ऐसे ही है 48 के अंदर, अपर ट्रायंगल भी 0 लोअर ट्रायंगल भी 0, तो हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। 49, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 और ए का मॉड 5 है, 2a का मॉड किसके इक्वल होगा, तो याद रखें इसका ऑर्डर क्या है, 4, यानी कि 4 रोज हैं, 1 2 3 4, 4 रोज और 4 ही कॉलम है, ठीक है। 3 2 1 कुछ भी है, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, हमने क्या करना है, 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 तमाम रोज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब डिटरमिनेंट लेंगे तो हर रो में से हम 2 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा, 4 बार कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो हर रो और हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम डिटरमिनेंट लेंगे
तो उसकी चारों रो या चारों कॉलम्स में से 2 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, अंदर दोबारा ए बन जाएगा और ए का मॉड हमें पहले ही पता है 5, तो 16 5 क्या हो जाएगा 80 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। 50 देखें, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, अगर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम सेम हो तो ये आपको पता है प्रॉपर्टी इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ओके। 51st, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी 147 147, 5 - 2 0, 2 - 2 0, 369 369, तो ये दो रोज सॉरी ये भी सेम है, 4 - 2 6, 4 - 2 6, 709 709, तो इस तरह के मैट्रिक्स में हम इसको और इसको ऐड कर देना और बाकी दोनों सेम रहने दें। 1 + 1 2, 5 + 2 3 7, 3 + 3 6 और बाकी 4 - 2 6 709, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक और सीन भी है, 147 147, 369 369, तो ये दोनों सेम रहने दें 369, दरमियान वाले को 5 + 2 7, -2 -2 माइनस का 4 और 0 + 0 0, तो ये दो आंसर इसके पॉसिबल हैं। यानी कि अगर दो रोज दूसरे की दो कॉलम्स या दो रोज से मिलती हैं और या दो कॉलम से मिलते हैं, तो जो डिफरेंट है सिर्फ उसको आप ऐड कर दें। ठीक है, बाकी को वैसे ही रहने दें, वो उसका क्या हो जाता है आंसर। तो इसके ये दोनों आंसर करेक्ट होंगे हमारे पास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा ये 247 वाला, ये पहले वाला 247, 7 - 2 0 669, ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है, और फिर उसके अलावा ये ऑप्शन हमारे पास, ये इसने गलत लिख दिया बेसिकली, 147 7 - 4 0, जहाँ पे इसने लिखना था 369, वो उससे मिस्टेक होगी, उसने इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 369 होगा, तो ये बोथ एंड भी करेक्ट होंगे, अदरवाइज फिर सिर्फ ये वाला करेक्ट इसका बनता है। ठीक है, 52nd देखें स्टूडेंट्स, के मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंदर एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, A11 A12 A21 2, उसकी एंटीज लिखे हैं, तो इसका क्या आंसर होगा। देखिए, जब भी कोई स्केलर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होता है, या वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होता है या वो किसी एक कॉलम से, तो ये पहली रो से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये दूसरी रो से मल्टीप्लाई होता है, ये तीसरी रो से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसके ये तीनों आंसर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 53rd 100, 5 - 3 2 0 0 0 9 0 0 1 2 12 48, तो वो कहता है इसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा। तो अगर अपर ट्रायंगल 0 हो तब भी हम जो डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डायगोनल एंट्री में 0 आ रहा है, 48 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 0 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 53 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके। 54th, a square matrix A is called singular अगर उसका मॉड 0, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। A square matrix A is called non singular, non singular तो रहता है अगर उसका मॉड नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये तो बच्चों वाली बात है। ठीक है, 56, if 5098 lambda minus 2224 is a singular matrix then lambda, आपने इसको डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रखना है और आपने इसका आंसर इवेल्युएट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इवेल्युएट करें, मैं इससे एक्सपेंड करूं तो 0 बाहर उसकी रोगे, उसको कॉलम 0 के सारा कुछ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा माइनस लैम्डा, सॉरी पहला माइनस होगा, इधर से अगर एक्सपेंड करेंगे, दूसरा प्लस लैम्डा, लैम्डा की रो गई, लैम्डा का कॉलम 5 4 20 -18 20 -18, फिर तीसरा फिर माइनस होगा 2 2 की रो गई, 2 का कॉलम गया 5 -8 -40 -72 -40 -72। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 20 -18 मेरे पास 2 बना, 2 लैम्डा। ठीक है, ये बना माइनस का 112, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224, ये माइनस माइनस प्लस का 224 इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 224, लैम्डा आ जाएगा -1 1 और 2 2 माइनस का 112, ऑप्शन 56 का बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपने अपनी मर्जी से इसको एक्सपेंड कर लेना जहां मर्जी से। 57, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये हमेशा किसके इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के अंदर प्रूव किया हुआ है कि अगर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो वो a का मॉड और उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। जो a का ऑर्डर है वही ऑर्डर आइडेंटिटी का होना चाहिए, तो a के मॉड को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल होता है। यहाँ b इंटू एडजॉइंट ऑफ b भी हो सकता है, तो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 58, if A square matrix of order n then A into adjoint of A का मॉड, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमेशा A into adjoint of A, तो A के मॉड into आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है।
अगर ए और एडजॉइंट ऑफ ए का भी मॉड लें तो वो ए के मॉड के ऊपर उसका ऑर्डर, उसकी पावर वो आ जाती है। ठीक है, ये अब बेसिकली तो प्रूव करने वाले हैं, लेकिन चलें फिलहाल आप लोग एमसीक्यूज के लिए इनको सिर्फ याद कर लें। ए बी होल इनवर्स ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? सिर्फ बी इनवर्स और ए इनवर्स, पहले बाद वाला फिर पहले वाला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 59 का ऑप्शन बी करेक्ट है आपके पास। 60th देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 1 माइनस 1 तो x इनवर्स, आप इसको स्किप कर दें, इतना बड़ा इनवर्स वाला क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आप या तो फिर इसको सिर्फ सॉल्व करके इसका आंसर याद रख लें अगर इस तरह का आ जाता तो। 61st इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए और ये दोनों आइडेंटिटी के इक्वल है, फिर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? A is unit matrix, B is unit matrix, A and B are inverse of each other, none of these। बिल्कुल A और B जो है ना वो क्या होंगे? 61 का ऑप्शन हमारे पास C करेक्ट होगा कि जब भी एक मैट्रिक्स को अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो A B का इनवर्स है और B A का इनवर्स है, तभी जो है ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा C। ठीक है, अगर ए यूनिट लें तो वो बी के इक्वल आ जाएगा और अगर बी का यूनिट लें तो वो ए के इक्वल, तो वो आइडेंटिटी नहीं बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 62nd इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ए का 2 बार इनवर्स लें, अगर हम ए का 2 बार इनवर्स लें, एक बार इनवर्स लें तो वो ए इनवर्स हो जाएगा, उसको दोबारा इनवर्स लें तो वो ए आ जाएगा, यानी कि ये माइनस और माइनस किसों का प्लस और 1 1 जार 1। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन सिर्फ याद रखने की गरज तक ये बात आप जेन में रख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म अ मैट्रिक्स ए एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड, एक ए मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किस तरीके से हम ले सकते हैं? ठीक है, रोज को इंटरचेंज करें बिल्कुल इक्विवेलेंट ही रहेगा, रो को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी वो इक्विवेलेंट, मतलब इनमें नंबर ऑफ एंट्रीज सेम रहेंगी। एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो, एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर दें तो इससे भी उनकी नंबर ऑफ एंट्रीज सेम रहेंगी, तो ये इक्विवेलेंट ही रहेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन हम इसके यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 64th if A and B are said to be dash, if B can be obtained by applying in turn a finite number of row operations are A और B एक दूसरे क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे या फिर ट्रांसपोज कहलाएंगे हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A और B हमारे पास इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर B को obtain करेंगे बाय अप्लाइंग इन टर्न ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ रो, जितने मर्जी रो ऑपरेशन लगा लें तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट ही रहेंगे। तो 64 का ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट होगा। ठीक है, 65 a square matrix A is equals to Aij is an upper triangular matrix if all elements above the principal diagonal are 0। ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होती हैं, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर अपर वाली सारी 0 होंगी, तो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा अगर नीचे वाली सारी 0 होंगी। ठीक है, अगर इसके ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके बिलो वाली 0 है और ऊपर वाली कुछ और है, तो ये अबव डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर नीचे वाली 0 है। लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा अगर ये लेट्स सपोज ये डायगोनल है हमारे पास, ये 1 2 3, ये लोअर डायगोनल कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा अगर इसके अपर वाली सारी क्या होंगी? 0, नीचे कुछ भी हो चाहे 2 3 1 हो। ठीक है, अपर वाली अगर 0 है तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अपर वाली 0 नीचे। 66 का ऑप्शन होगा ए, अबव के इस डायगोनल के अबव वाली सारी एंट्री 0 है तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। 67 देखिए स्टूडेंट्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, ये 0 होंगी। ठीक है, किसके अंदर स्टूडेंट्स? समझने वाला है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। अपर ट्रायंगुलर कब होता है? जब नीचे वाली सारी एंट्रीज डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज क्या हो? 0, तो उनमें ए आई जे 0 होगा। कौन सी वैल्यूज का? देखें, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली सारी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है, तो हम लिखेंगे आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन 2 नहीं सॉरी, आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर होगा अगर आई जे से बड़ा होगा। 67 का ऑप्शन आपके पास डी करेक्ट है। 68 इसी तरह का लोअर ट्रायंगुलर
लोअर ट्रायंगुलर कब होगा? जब ऊपर वाली सारी जीरो होंगे, ऊपर वाली में आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, आई लेस देन जी। तो लोअर में आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है लेस, और अपर में ग्रेटर, लेकिन आई ग्रेटर। ऐसा ना हो कि एमसीक्यूज के अंदर जे पहले लिखा हो तो फिर आप वहां पे गलती कर रहे हैं। ओके 69 देखें, ये एक मैट्रिक्स है। ये किस तरह का मैट्रिक्स है? जिसमें नीचे वाली सारी जीरो हो तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। 70th, ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास अपर वाली सारी जीरो है तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो डेफिनेटली फिर ये क्या बनेगा? देखें, अब ये 1 2 3 यही जो उसने एग्जांपल लिखी हुई है 0 6 7 0 0 9। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ 1 2 3 0 6 9 0 0 9। तो पहले ये था अपर ट्रायंगुलर, अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स? लोअर ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें और मोड ट्रांसपोज लें तो वो क्या आ जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, 67 का, 71 का बी। 72 देखें स्टूडेंट्स, द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इज इन फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म में? एचेलन फॉर्म में है, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में है, या फिर नॉर्मल फॉर्म में? ये स्टूडेंट्स एचेलन फॉर्म में है। अगर एक मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाली सारी एंट्रीज जीरो हो तो वो एचेलन में, अगर ऊपर वाली भी जीरो होती तो वो रिड्यूस एचेलन फॉर्म होती। ठीक है, 73rd, an m cross n matrix A, एक n cross m matrix A said to be reduced echelon form if first non-zero entry or leading entry in row 1 lies in column J, then all other entries of column J are। अगर आपको समझना पड़ेगा, वो कहता है रो रिड्यूस एचेलन फॉर्म कहलाएगी हमारे पास अगर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के अलावा जो कि रो में और उसी कॉलम में, देन ऑल अदर एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो। उस कॉलम की तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। उस रो की बेशक ना जीरो, लेकिन उस कॉलम की क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इस तरह करके बनता है हमारे पास कि ये 1 3 5 0 ऐसे 0 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 ऐसे। अब ये रो आई में है और कॉलम भी इसका जे। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी सारे उस कॉलम में क्या है? जीरो। अब ये सेकंड में है तो इसके ऊपर वाली जीरो और इसके नीचे वाली भी क्या होनी चाहिए? जीरो। बाकी सारी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो ये कहलाता है रिड्यूस एचेलन फॉर्म। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 74, द फर्स्ट एंट्री ऑफ ईच रो ऑफ मैट्रिक्स, ये कहलाती है हमारे पास लीडिंग एंट्री कहलाती है। 75th, let A is a non-singular matrix if application of elementary row operation on A साथ में आइडेंटिटी is succession reduce A to I, then the resulting matrix, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? A का इनवर्स, इधर आइडेंटिटी बन जाएगा और इधर A का क्या होगा? इनवर्स। तो 75 का हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? A करेक्ट होगा। ये वैसे आई थिंक आपका जो है ना क्वेश्चन माइनस में, मे बी आपके एमसीक्यूज भी उसके अंदर इंक्लूड ना हो। ठीक है, 76, if A is a non-zero matrix, then number of non-zero rows in echelon form or reduced echelon form, ये मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया उनको अच्छे तरीके से इसके बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, 77, an equation of form ax plus by plus cz is equals to k is a non-homogeneous linear equation in two variable x, y and z। टू वेरिएबल्स की इक्वेशन कब होगी स्टूडेंट्स? ये टू वेरिएबल्स की इक्वेशन कब होगी? जब दो वेरिएबल जीरो के इक्वल नहीं होंगे। इसमें दो वेरिएबल जीरो दे दिया, उसने एक वेरिएबल जीरो दे दिया, सी का बताया ही नहीं। इसमें दोनों नॉन जीरो हैं लेकिन इसमें हमें के का नहीं पता है। ठीक है, बेसिकली हमारा के भी जो है ना वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए जीरो। तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। 78, सिस्टम ऑफ non-homogeneous linear equation is consistent if the system has unique solution, many solution। ठीक है, is consistent, तो फिर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो क्या होगा? मैनी सोल्यूशन होने चाहिए, यूनिक सोल्यूशन होने चाहिए, या फिर बोथ एंड भी। बिल्कुल इसके मैनी सोल्यूशन भी पॉसिबल होते हैं और यूनिक सोल्यूशन भी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज 79, अगर सिस्टम का कोई सोल्यूशन ना हो तो फिर वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हमारे पास कहलाता है। 80, वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बाय, हम इसको किस तरीके से हल करते हैं? हम इसको मैट्रिक्स के भी हल करते हैं, एचेलन रिड्यूस एचेलन फॉर्म में भी ले जाते हैं, क्रैमर रूल भी। तो इसके ये सारे ऑप्शन क्या होंगे? ठीक होंगे। 81, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक तो रैंक दोनों के बराबर होने चाहिए। ठीक है,
और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए इसको, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आपके ना आई थिंक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड शामिल नहीं है, तो ये भी शायद शामिल ना हो। 82nd, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ, एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखता नॉन होमोजेनियस अगर हमारे पास, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 82 का रैंक, और ये तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या था, रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू, नहीं नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। 83, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इफ रैंक बराबर ना हो, रैंक बराबर होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये इसका जो ऑप्शन है ना, ये होता तो फिर ये ठीक होता, अदरवाइज नो सॉल्यूशन कब होता है, जब ये रैंक ही आपस में बराबर ना हो। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनका यूनिक सॉल्यूशन कब होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हमारे पास ए का मॉड 0 के इक्वल ना हो। ये देखिए इसमें सिर्फ कह रहा है लेस देन 0, नो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इसमें कह रहा है ग्रेटर देन 0 नहीं, लेस देन 0 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता बस, ठीक है स्टूडेंट। 0 आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। 85, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास जो होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं 85 में, वो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ ए हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल से कम, अगर रैंक बराबर होगा तो वो हल नहीं होंगे, ग्रेटर हुआ तो तब भी वो हल नहीं होंगे, रैंक कम होना चाहिए वेरिएबल्स की तादाद से, मतलब वेरिएबल्स अगर 3 है तो उसमें जो नॉन जीरो रोज हैं वो 2 होनी चाहिए, तभी वो उसका पॉसिबल सोल्यूशन होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं उनका ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा ये बनता है 0 0 0। लास्ट 87, for the solution of system of non-homogeneous linear equations by Gauss elimination method, we convert augmented matrix into reduced echelon form के अंदर हम इसको, सॉरी नहीं echelon form में, Gauss elimination के अंदर echelon form के अंदर इसको करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके जो है इस चैप्टर के तमाम एमसीक्यूज हल हुए, होप सालों को समझ आए होंगे। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे हैं जो रट्टा लगा के आपको जहन में रखने पड़ेंगे, और कुछ जो है वो सॉल्व करने से ही हल होंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।